हेलो, नमस्ते एंड वेलकम। आप सभी का स्वागत दोस्तों। और क्या हालचाल? एकदम मस्त। मैं हूं आपका एडुकेटर, आपका मेंटर सिद्धांत संथालिया, और ये है गजब की गणित। आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले सिद्धांत सर के पिटारा से हो जाए दो लफ्ज। व्हाट कंज्यूम्स योर माइंड कंट्रोल्स योर लाइफ। तो इन दो वर्ड्स के साथ हम लोग आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्लास नंबर 3 ऑफ पेपर नंबर 3, दैट इज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। हम लोग इस सब्जेक्ट में फर्स्ट चैप्टर अपने स्टार्ट किए थे, दैट वाज रेशियो, प्रोपोर्शन, इंडिसेस एंड लॉगरिथम, जिसमें सबसे पहले अपने समझे थे कि रेशियो का मतलब क्या होता है। रेशियो का पहले हम लोग जानते हैं स्टाइल क्या होता है। हम लोग का स्टाइल इस तरह से, कोई फर्स्ट टाइम देख रहे थे लेक्चर को तो नोट्स आपको दिया जाएगा जो कि क्लास में लिखेंगे हम लोग, राइट। हम लोग साथ में लिखेंगे। तो रेशियो का डेफिनेशन बच्चों बताएंगे आप लोग। रेशियो का डेफिनेशन क्या था? बोलो बोलो। रेशियो का डेफिनेशन क्या था? तो रेशियो का मतलब होता है फ्रैक्शन, जिससे हम कंपेयर कर सकते हैं। बट कंपेयर होने के लिए काइंड भी सेम होना जरूरी है, और यूनिट ऑफ मेजरमेंट भी सेम होना जरूरी है, राइट। और रेशियो को हम लोग एक्सप्रेस किसमें करते हैं? सिंपलेस्ट टर्म में एक्सप्रेस करते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिंपलेस्ट फॉर्म? सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब है कि अगर दोनों को कॉमन फैक्टर है उससे क्या करना है? कैंसिल करना है। आप जानते हैं रेशियो के दोनों टर्म्स में आप सेम नंबर मल्टीप्लाई या सेम नंबर ऐड कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, राइट। तो हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व किए थे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने को लेकर। आप ध्यान क्या रखना है कि रेशियो के दोनों टर्म से सेम नंबर मल्टीप्लाई या सेम नंबर डिवाइड कर सकते, बट वो जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि डिनोमिनेटर में अगर मल्टीप्लाई या डिवाइड बाय जीरो करेंगे तो जीरो हो जाएगा, और एनीथिंग बाय जीरो हमेशा क्या होता है? अनडिफाइंड होता है। तो इस बात को ध्यान रखना है। उसके बाद डुप्लीकेट रेशियो का बात होता है। डुप्लीकेट रेशियो का मतलब स्क्वायर, ट्रिप्लीकेट का मतलब क्या था? क्यूब। इनवर्स रेशियो मतलब रेशियो को उल्टा करना। सब डुप्लीकेट स्क्वायर रूट और सब ट्रिप्लीकेट क्यूब रूट। यस और नो राजे जी? यस और नो है कि नहीं? कंपाउंड रेशियो बताओ राजा बेटा लोग, फटाफट बताओ। कंपाउंड रेशियो का मतलब क्या था? सर कंपाउंड रेशियो का मतलब था जैसे सारे फर्स्ट टर्म को अगर मल्टीप्लाई कर दे और फिर सारे सेकंड टर्म को मल्टीप्लाई कर दे और उसका अगर रेशियो बना लेंगे तो क्या बन जाएगा? वो कंपाउंड रेशियो। क्या बन जाएगा? कंपाउंड रेशियो। यस और नो राजा बेटा लोग? करेक्ट। अच्छा, अगर हम दो से ज्यादा क्वांटिटी को कंपेयर करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? कंटिन्यूड रेशियो। क्या बोलते हैं उसको? कंटिन्यूड रेशियो। इसके बाद ऑब्वियसली यूनिट रेशियो क्या? यूनिट फ्री है। क्यों? क्योंकि रेशियो में दोनों क्वांटिटी का यूनिट क्या होता है? सेम होता है। तो यूनिट यूनिट क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। इसलिए रेशियो क्या है? यूनिट फ्री मेजर होता है। हम लोग रेशियो को एक्सप्रेस कर सकते हैं विदाउट द यूनिट ऑफ मेजरमेंट, राइट। फर्स्ट टर्म को बोलते हैं एंटीसीडेंट और सेकेंड टर्म को क्या बोलते हैं? कॉन्सिक्वेंट। यहां पर जो एग्जाम्पल थे केजी में थे, ग्राम में थे, हम लोग क्या सीखे कि यूनिट सेम होना जरूरी है। तो केजी को या तो ग्राम कर दो या ग्राम को केजी कर लो और फिर सॉल्व कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 11 में यही बता रहा है कि सेम नंबर मल्टीप्लाई कर सकते, सेम नंबर डिवाइड कर सकते। ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 3:2 बोलो या 2:3 बोलो, दोनों सेम है कि अलग है? 3:2 होता 3/2 और 2:3 होता 2/3, ऑब्वियसली अलग है। इसलिए कौन सा पहले हो कौन सा बाद में होगा वो इंपॉर्टेंट रहता है। तीन तरह का रेशियो का बात हुआ था। रेशियो ऑफ ग्रेटर इनइक्वालिटी, रेशियो ऑफ लेसर इनइक्वालिटी, रेशियो ऑफ इक्वालिटी। रेशियो ऑफ ग्रेटर इनइक्वालिटी मतलब न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है। रेशियो ऑफ लेसर इनइक्वालिटी मतलब न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है। और रेशियो ऑफ इक्वालिटी मतलब दोनों सेम है। हाँ, रेशियो ऑफ इक्वालिटी का सिंपलेस्ट फॉर्म हमेशा 1:1 होता है। हमेशा क्या होता है? 1:1, राइट। ऑब्वियसली रेशियो का बात तभी होगा ना जब दोनों क्या हो? दोनों काइंड सेम हो। काइंड सेम होने का मतलब जैसे बिल्लू और टिल्लू, एक का हाइट और एक का वेट कंपेरेबल होगा क्या? नहीं। तो काइंड सेम मतलब दोनों का वेट ही होना चाहिए, ऑब्वियसली तभी कंपेयर कर सकते हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म यहां पर ऐसे क्वेश्चन बताया था कि डिनोमिनेटर अगर अलग अलग हो तो डिनोमिनेटर को सेम करना जरूरी है। डिनोमिनेटर सेम कैसे होगा? तो तीनों का एलसीएम ले लो। 3, 8 और 10 का एलसीएम आई थिंक हम लोग आया था इसमें कितना? हाँ जी, कितना आया था? 120 आया था, है कि नहीं? फिर हम क्या जो एलसीएम आया वो सबसे मल्टीप्लाई कर दो। 120 इंटू 1/3, 120 इंटू 1/8 और 120 इंटू 1/10, वैसे करके हम लोग को सिंपलेस्ट फॉर्म में निकल गया। उसी तरीके से एक और एग्जाम्पल भी था। कहां गया? हम लोग आगे आगे क्या? नहीं, आगे नहीं है। एक और एग्जाम्पल ये भी था। तो 5, 3 एंड 5 एलसीएम निकाले, 15 आया था। सबको 15 से मल्टीप्लाई किए तो रेशियो सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया। ऑब्वियसली यूनिट फ्री है, पता ही अपने को। अच्छा, इसके बाद
हम तुमको ब्रिज करना सिखाए थे कि दो रेशियो को मर्ज कैसे कर सकते हैं। जैसे A:B पता है, B:C पता है, अब तुमको A:B:C अगर निकालना है तो ऑब्वियसली B दोनों में है, तो दोनों में B का वैल्यू सेम होना चाहिए। अगर सेम नहीं, जैसे यहाँ 3 है यहाँ 4 है, तो एक काम करो, सेम कैसे करें, तो नीचे में जो B का वैल्यू है ना, ऊपर के दोनों टर्म्स को उससे मल्टीप्लाई कर लो, और ऊपर जो B का वैल्यू है उसको नीचे वाले दोनों टर्म्स को उससे मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ऊपर में दोनों को 4 से मल्टीप्लाई किया, नीचे में दोनों को 3 से मल्टीप्लाई किए, इससे क्या B का वैल्यू क्या हो गया, सेम हो गया। अब तुमको अगर A:B:C चाहिए, जस्ट वैल्यू को क्या कर लो, रिप्लेस कर लो। डायरेक्टली रिप्लेस नहीं कर सकते क्योंकि B का दो अलग अलग वैल्यू हो जाएगा, ठीक है ना। तो A:B:C निकल गया और C:D पता है, अब दोनों को मर्ज करेंगे तो ABCD का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है ना। अब A:D चाहिए, तो मैंने ट्रिक बताया था A:D निकालने का, A/B इंटू B/C इंटू C/D कर लेते हैं। B:D निकालना है तो B/C इंटू C/D कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व लास्ट डे किए थे। फिर एक और पॉइंट था कि भाई अगर कोई क्वांटिटी इंक्रीज या डिक्रीज इन द रेशियो A:B, मतलब जैसे एग्जांपल हम सैलरी का लिए थे कि मोनू का सैलरी 2023 में कितना 10 लाख या 12 लाख ऐसा कुछ था, और इंक्रीजेस इन द रेशियो। इंक्रीजेस इन द रेशियो का मतलब है कि पहले अगर ए था सैलरी तो अब कितना हो गया, बी हो गया। जो नया क्वांटिटी है, पहले अगर ए था तो अब कितना हो गया है, बी हो गया। तो ऐसा तरीके से एक फॉर्मूला डिराइव किए थे। क्या डिराइव किए थे कि कभी भी न्यू क्वांटिटी निकालने बोले तो जो भी ओरिजिनल क्वांटिटी इनटू जो रेशियो क्वेश्चन में गिवन है उसका रेसिप्रोकल, उसको बुलाते हैं मल्टीप्लाइंग रेशियो। और अगर ओरिजिनल क्वांटिटी निकालने बोले थे, जो नया क्वांटिटी दिया इनटू जो रेशियो क्वेश्चन में गिवन है, तो उसके ऊपर मैंने एक एग्जांपल भी लास्ट डे लिया था, ठीक है। इसके बाद हमने बात की इनवर्स ऑफ इनवर्स क्या होता है, जो है वही रहता है। डुप्लीकेट ऑफ सब डुप्लीकेट वही रहता है। ट्रिप्लीकेट ऑफ सब ट्रिप्लीकेट वो भी वही रहता है। सब ट्रिप्लीकेट ऑफ ट्रिप्लीकेट वो भी वही रहता है। एंड सब डुप्लीकेट ऑफ डुप्लीकेट वही सेम रहता है, वो चेंज नहीं होता है। फिर ये सब कुछ क्वेश्चंस था जो हम लोग सॉल्व किए थे लास्ट क्लास में। फिर हम लोग डिस्कशन स्टार्ट किए थे रिगार्डिंग प्रोपोर्शन। अभी जस्ट रिवीजन चल रहा है, तो आई थिंक आपने रिवाइज किया है, तो इसलिए वी आर गोइंग लिटिल बिट फास्टर सो दैट रिवीजन फटाफट हो जाए। चार टर्म को प्रोपोर्शन में कब बोलते हैं, लास्ट में डिस्कस हुआ था, जब पहला दो टर्म का रेशियो और लास्ट का दो टर्म्स का रेशियो क्या होगा, सेम, तब हम लोग क्या बोलते हैं, चार टर्म्स किसमें है, प्रोपोर्शन में। मतलब A:B इक्वल टू C:D। तो यहां पे अगर A:B इक्वल टू C:D बोल रहे थे, A/B इक्वल टू C/D हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AD इक्वल टू BC, मतलब AD इक्वल टू BC अगर है, मतलब प्रोडक्ट ऑफ लास्ट टू टर्म्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टू टर्म्स। इसलिए बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, ऐसा हम लोग बोलते हैं। करेक्ट। यहां से अपना डिस्कशन आज स्टार्ट होगा पॉइंट नंबर 27 से। एम आई राइट? बच्चा लोग बताएंगे एम आई राइट? मैंने बताया था लास्ट क्लास कि हम लोग अगला दिन क्या सीखेंगे, जिस तरह रेशियो में सीखे थे कंटिन्यूड रेशियो, वैसे ही यहां पर सीखेंगे रिगार्डिंग कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। कि सर कंटिन्यूड प्रोपोर्शन क्या होता है, व्हाट इज कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, है कि नहीं। प्रोपोर्शन का मतलब क्या था, जब पहला दो टर्म का रेशियो और नेक्स्ट का दो टर्म का रेशियो क्या होगा, सेम होगा। बट ये कंटिन्यूड रेशियो क्या होता है सर, तो लेट्स राइट कि कंटिन्यूड रेशियो क्या होता है। लिखो, व्हेन A is to B equal to B is to C equal to C is to D, then A comma B comma C comma D are said to be in continued proportion, are said to be in continued proportion। वापस ध्यान दीजिएगा मैंने क्या लिखा है गाइस, एवरीवन। हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं कि चार क्वांटिटी कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में कब माना जाएगा। प्रोपोर्शन में कब था, जब पहला दो टर्म का रेशियो लास्ट दो टर्म का रेशियो क्या है, सेम। अब नाम में फोकस कर, कंटिन्यूड मतलब कंटिन्यू करना। जैसे पहले A:B का रेशियो, ऑब्वियसली प्रोपोर्शन होने के लिए दो रेशियो का वैल्यू क्या होना चाहिए, सेम। लेकिन यहां पर क्या है, जैसे B में एंड बना तो अगला चालू किससे हो रहा है, B से, तो B कंटिन्यू हो रहा है। तो A:B का वैल्यू B:C से सेम होना चाहिए। और सिर्फ इतना से नहीं होगा, जैसे यहां एंड C में हुआ तो दैट मस्ट ऑल्सो बी इक्वल टू C:D। तो देखो B एंड हुआ B से कंटिन्यू किए,
सी एंड और सी से कंटिन्यू किया। अब डी के बाद तो है ही नहीं ना, 4 टर्म का बात कर रहे हैं हम, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। इसका मतलब 4 टर्म को कंटिन्यूड प्रोपोर्शन कब बोलेंगे, जब ये तीनों इक्वल होगा, ए इज टू बी का वैल्यू, बी इज टू सी का वैल्यू और सी इज टू डी का वैल्यू, तीनों वैल्यू अगर इक्वल होगा, तीनों रेशियो अगर इक्वल होगा, ए इज टू बी इज टू सी और सी इज टू डी, जब तीनों रेशियो इक्वल होगा तब हम क्या बोलेंगे कि ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है ना। इससे कंक्लूजन में आते, इससे कंक्लूजन में आते, तो क्या कंक्लूजन, अ वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड सभी कोई ध्यान दीजिएगा। कंक्लूजन ये है, 4 टर्म को प्रोपोर्शन में कब बोलते हैं, जब प्रोपोर्शन तब बोलते हैं जब ए इज टू बी इक्वल टू सी इज टू डी। लेकिन 4 टर्म को कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में कब बोलते हैं, जब तीनों इक्वल होगा, ए इज टू बी इक्वल टू बी इज टू सी इक्वल टू सी इज टू डी। अब एक बात समझो, अगर 4 नंबर्स कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है, हम ये बोल रहे हैं 4 नंबर्स कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है, मतलब क्या हुआ, ए इज टू बी इज टू सी इज टू डी, तीनों का वैल्यू सेम है। मतलब इससे हम ये बोल सकते हैं क्या कि इसमें ए इज टू बी और सी इज टू डी का वैल्यू सेम है। ऑब्वियस बात है, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन के लिए तीनों सेम होना चाहिए, तभी ऑब्वियस बात है ना कि ए इज टू बी और सी इज टू डी का वैल्यू भी सेम है। और जब भी ए इज टू बी इक्वल टू सी इज टू डी होता है तब तो प्रोपोर्शन बोलते हैं। इसका मतलब बोलना क्या चाह रहे हैं हम कि अगर 4 नंबर्स कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में होगा तो ये डेफिनेटली है कि वो प्रोपोर्शन में भी जरूर होगा, कि वो प्रोपोर्शन में भी जरूर होगा। तो मेरा एक क्वेश्चन है, एक बात बताइए, अगर 4 नंबर प्रोपोर्शन में है तो कहना इससे कि वो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में भी जरूर होगा, ऐसा नहीं है। क्यों, समझो, अगर 4 नंबर्स प्रोपोर्शन में है तो ये बात जरूर है कि ए इज टू बी और सी इज टू डी का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा, बट ये जरूरी नहीं है कि दैट विल आल्सो बी इक्वल टू बी इज टू सी। समझ में आ रहा है? बट अगर ये तीनों इक्वल है तब तो ये पक्का है ना कि फर्स्ट और थर्ड भी इक्वल है। इसीलिए अगर 4 नंबर्स कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में होगा तो ये 100% है कि वो प्रोपोर्शन में जरूर होगा। लेकिन अगर 4 नंबर्स प्रोपोर्शन में है तो ये जरूरी नहीं है कि वो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में भी होगा। हो सकता हो सकता ना भी हो। समझ में आया? क्लियर एवरीवन? यस और नो? यस और नो एवरीवन? पक्का 100%? चलिए इस बात को भी लिख लेते हैं, इस बात को भी लिख लेते हैं फटाफट। लिखो, इफ four quantities are in, if 4 quantities are in continued proportion, then they are in proportion, है कि नहीं? अगर 4 नंबर्स कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में हैं तो ये डेफिनेटली कि दे आर इन प्रोपोर्शन, they are in proportion also, they are in proportion also, but if they are in proportion, then it is not necessary that they are in continued proportion, है कि नहीं? तो यहां क्या लिखा हुआ है कि अगर 4 क्वांटिटीज कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में हैं तब वो लोग जरूर प्रोपोर्शन में होगा। कि 4 क्वांटिटी कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में कब होगा, जब a इज टू बी इज टू सी इज टू डी तीनों इक्वल है। तो ये ऑब्वियस बात है, a इज टू बी और सी इज टू डी भी तो इक्वल है, और वही तो कंडीशन था प्रोपोर्शन का। तो कंटिन्यूड में अगर रहेगा तो प्रोपोर्शन जरूर होगा, लेकिन प्रोपोर्शन में है तो कोई जरूरी नहीं है कि वो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में भी होगा। तब कोई जरूरी नहीं है कि कंटिन्यू होगा। क्यों? प्रोपोर्शन अगर है तो a इज टू बी और सी इज टू डी इक्वल है, तो ये कोई जरूरी नहीं है ना कि b इज टू सी भी वैल्यू वही होगा। हो सकता ना हो। तो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में रहेगा तो प्रोपोर्शन में जरूर होगा, लेकिन प्रोपोर्शन में रहेगा तो कोई जरूरी नहीं है कि वो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन भी होगा। ठीक है? अब इसी बात को और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए
हम लोग यहां पर कुछ नंबर्स लिए, चार नंबर्स, चारों ऑप्शन में, चारों केसेस में तुमको चार चार नंबर्स दिया हुआ है। तुमको ये बताना है कि वो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है या फिर प्रोपोर्शन में है या फिर दोनों में है, जो भी है, किसी एक में है किसी एक में नहीं है। तो जो भी हम लोग को यहां पर बताना है कि ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन या फिर प्रोपोर्शन में है या नहीं है। क्वेश्चन देख लेंगे। अच्छा, पहले तो ये वाला पार्ट कंप्लीट कर लो, सबका लिखना हो गया ना? ये वाला पार्ट कंप्लीट कर लो, डू इट फास्ट। ठीक है, आई थिंक हो गया होगा। ओके, नाउ तो यहां पर अब हम लोग को बताना है, पहला बात, ये चार नंबर्स कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है कि नहीं है। नंबर्स यहां पे क्या है बताओ? 2, 6, 18 और 54। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का कंडीशन क्या था कि पहला दोनों का रेशियो मस्ट बी इक्वल टू सेकेंड और थर्ड का रेशियो, एंड दिस मस्ट बी ऑल्सो इक्वल टू थर्ड और फोर्थ का रेशियो। यही था ना कंडीशन? क्या था? ए इज टू बी इक्वल टू बी इज टू सी इक्वल टू सी इज टू डी। तो चेक करो, 2 और 6 में कोई कॉमन फैक्टर है? 2 इज अ कॉमन फैक्टर। तो हम दोनों को 2 से हमेशा बोले ना सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने के लिए, तो 2 से दोनों को डिवाइड करेंगे, 2/2 1 होता है एंड 6/2 3 होता है, तो 1:3 आ गया। अब ये दोनों देखो 6 से डिवाइड होगा, 6/6 1 और 18/6 3, ये भी 1:3 आ रहा है। और इसको 18 से डिवाइड करो, 18/18 1, 54/18 3, तो देखो तीनों में रेशियो क्या आ गया? 1:3 आ गया। तो जब तीनों रेशियो सेम होता है तब क्या बोलते हैं? इसको कंटिन्यूड प्रोपोर्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। इसका मतलब ही कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है कि नहीं? अच्छा, प्रोपोर्शन का कंडीशन क्या था? तो प्रोपोर्शन का कंडीशन था फर्स्ट और सेकेंड का रेशियो मस्ट बी इक्वल टू थर्ड एंड फोर्थ का रेशियो, ये कंडीशन था ना। तो यहां से अगेन क्या आ रहा है? ये 1:3 आ रहा है और ये भी क्या आ रहा है? 1:3। इसका मतलब भी प्रोपोर्शन में भी है। हाँ, प्रोपोर्शन का बोलने का एक और तरीका भी था कि सब फर्स्ट एंड फोर्थ का मल्टी क्या था? ए डी इक्वल टू बी सी, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। जैसे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म्स क्या क्या है? 2 एंड 54 मस्ट बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन 6 इंटू 18। तो देखो 2 इंटू 54 होता है 108, 6 इंटू 18 भी कितना होता है? 108। मैच कर रहे हैं, इसका मतलब प्रोपोर्शन में। अच्छा, इतने का सर रिक्वायरमेंट ही नहीं था, क्यों? क्योंकि कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है तो ये डेफिनेटली है कि प्रोपोर्शन में जरूर होगा। हाँ, अगर कंटिन्यूड प्रोपोर्शन नहीं है तब हो सकता है कि प्रोपोर्शन में हो सकता है प्रोपोर्शन नहीं हो, चेक करना पड़ेगा। लेकिन अगर कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है तो बाय डिफॉल्ट है ना कि वो प्रोपोर्शन भी जरूर होगा। यही तो कंडीशन पढ़े ना अभी हम लोग कि अगर चार टर्म कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में होगा तो देन दे आर इन प्रोपोर्शन। तो वो करने चेक करने का रिक्वायरमेंट ही नहीं था। चलो अगला एग्जांपल देखते हो। अब यहां पर 3, 8, 12 एंड 32, राजा बेटा लोग बताओ, आप लोग बताओ, क्या ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में होगा? मैं नहीं बताऊंगा, अब आप लोग बताएंगे। फटाफट राजे बताएंगे, क्या ये चार टर्म 3, 8, 12 एंड 32 क्या ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है? चेक करो, बताओ, क्या ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है? तो चेक कैसे करते हैं? पहला दोनों का रेशियो मस्ट बी इक्वल टू सेकेंड और थर्ड का रेशियो मस्ट बी इक्वल टू थर्ड एंड फोर्थ का रेशियो। बोलो हाँ या नहीं। तो 3 और 8 में कोई कॉमन फैक्टर नहीं, तो ये तो यही रहेगा। अच्छा, 8 और 12 में कॉमन फैक्टर क्या है? 4। 8 को 4 से डिवाइड करो 2 और 12 को 4 से डिवाइड करेंगे 3। तो 3:8 और 2:3 क्या इसका वैल्यू सेम है क्या? 3:8 और 2:3 क्या ये वैल्यू सेम है? आंसर इज नो। सिमिलरली दिस विल आल्सो बी नॉट इक्वल टू दिस वन आल्सो, क्योंकि इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है अब? 4। तो ये क्या आ रहा है? 3:8। क्या आ रहा है? 3:8। मतलब क्या तीनों का वैल्यू सेम आया? क्या तीनों का वैल्यू सेम आया क्या? जब तीनों का वैल्यू सेम होगा तभी ना बोलेंगे ना कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। तीनों का वैल्यू सेम तो नहीं है, इसका मतलब इट इज नॉट इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। बट क्या ये प्रोपोर्शन में है? ये चेक करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, क्योंकि कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में अगर नहीं है तो प्रोपोर्शन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। रूल क्या था कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का मल्टीप्लीकेशन मस्ट बी इक्वल टू सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म का मल्टी प्रोडक्ट ऑफ मीन एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स ना। 3 इंटू 32 कितना होता है? 96 और 8 इंटू 12 भी कितना? 96। देखो मैच कर रहा है, इसका मतलब ही प्रोपोर्शन में भी है। दिख रहा है? तो हम वही लिखवाए थे ना कि अगर चार टर्म प्रोपोर्शन में है तो कोई जरूरी नहीं है कि कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में भी होगा। बट हाँ,
कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है तो ये जरूर है कि प्रोपोर्शन में हो, राइट? यस और नो? हाँ, रेशियो देखो ना, फर्स्ट और सेकंड का रेशियो 3:8 और थर्ड एंड फोर्थ का रेशियो 3:8, वही तो उससे भी चेक हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल अगेन देखते हैं, नेक्स्ट अगला एग्जांपल देखते हैं। कंटिन्यूड रेशियो का क्या है, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का कंडीशन क्या है? फर्स्ट और सेकंड का रेशियो मस्ट बी इक्वल टू सेकंड एंड थर्ड का रेशियो मस्ट बी इक्वल टू थर्ड एंड फोर्थ का रेशियो। 8 और 24, 8 इज अ कॉमन फैक्टर, 8 से 8 डिवाइड 1:3 आ जाएगा, 24 से डिवाइड करेंगे 1:4 आएगा, और ये 96 से डिवाइड होगा 1:3 आएगा। तो अगेन तीनों इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में नहीं है। लेकिन ये प्रोपोर्शन में, क्योंकि देखो फर्स्ट और सेकंड का रेशियो और थर्ड और फोर्थ का रेशियो देखो सेम है, तो ये प्रोपोर्शन में है। हाँ, तुमको एक और तरीका है चेक करने का, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। एक्सट्रीम टर्म्स क्या क्या है? 8 और 288। 8 को 288 से मल्टीप्लाई करते कितना है? 8 8 64 का 6 कैरेट 64 607, तो 2304 आ रहा है। और सेकेंड और थर्ड 24 इंटू 96 14 कैरेट 216 एंड 14 230, तो आगे दोनों सेम 2304 आ रहा है। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम भी 2304, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स भी 2304। और अगर प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और प्रोडक्ट ऑफ मीन सेम होता है तो चारों टर्म को क्या बोलते हैं? प्रोपोर्शन में। तो दिख रहा है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन नहीं है लेकिन फिर भी प्रोपोर्शन में। तो अगर कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है तो ये जरूर है कि प्रोपोर्शन में होगा, लेकिन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन नहीं है तो कोई जरूरी नहीं है कि प्रोपोर्शन होगा ही नहीं या नहीं होगा। समझ सोचो कि नहीं होगा तब भी हो रहा है, वो तो एग्जाम्पल ऐसा भी हो सकता है कि ना कंटिन्यूड है ना प्रोपोर्शन में भी कुछ भी नहीं है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ठीक है, जैसे ये एग्जांपल देखो, फर्स्ट और सेकंड का रेशियो 4:6, सेकंड और थर्ड 6:9 एंड देन 9:13.5। अच्छा, 4:6 को कॉमन फैक्टर क्या होगा? 2 से कट करेंगे 2:3 हो जाएगा, इक्वल टू 6 और 9 2 से 3 से कट करेंगे तब भी 2:3 होगा, और 9 और 13.5। एक काम करते पहले दोनों तरफ ना 10 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। हम 10 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं? ताकि डेसिमल हट जाए। तो 9 इंटू 10 90 होता है और 13.5 इंटू 10 होता है 135। अब तुम इसको 45 से डिवाइड कर सकते हो दोनों तरफ। 90/45 2 होता है और 135/45 कितना होता है? 3 होता है। तो देखो 2:3 2:3 2:3 तीनों सेम, मतलब इट इज इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। तब तो प्रोपोर्शन चेक ही नहीं करना है, अगर कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है तब तो प्रोपोर्शन जरूर होगा, प्रोपोर्शन जरूर होगा। मेरा क्वेश्चन है, क्या आप लोग को कंटिन्यूड प्रोपोर्शन एंड प्रोपोर्शन का जो कंडीशंस है वो 100% क्लियर है क्या? यस और नो? 100% कंडीशन क्लियर है। प्रोपोर्शनल कंडीशन क्या है? फर्स्ट और सेकंड का रेशियो और थर्ड एंड फोर्थ का रेशियो क्या होना चाहिए? सेम। और कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का रेशियो कंडीशन क्या था? फर्स्ट सेकंड, सेकंड थर्ड, थर्ड फोर्थ, तीनों का रेशियो क्या होना चाहिए? सेम। हाँ, प्रोपोर्शन का एक और तरीका बोलने का है, फर्स्ट एंड लास्ट का रेशियो प्रोडक्ट एंड सेकंड और थर्ड का प्रोडक्ट भी क्या होना चाहिए? सेम। तो क्या बोलेंगे? प्रोपोर्शन में। यस और नो? पक्का? चले आगे। अब हम लोग आते हैं अगले डिस्कशन की तरफ, अगले डिस्कशन की तरफ। अगला पॉइंट क्या लिखा हुआ है? व्हेन थ्री क्वांटिटीज ए बी एंड सी आर सेड टू बी इन प्रोपोर्शन। तीन टर्म्स को, अगर तीन टर्म्स है तो तीन टर्म्स प्रोपोर्शन में कब होगा? तब तुम्हारे मन में कंफ्यूजन आना चाहिए। तो तीन टर्म प्रोपोर्शन में कैसे हो सकता? प्रोपोर्शन का तो कंडीशन था a is to b equal to c is to d, मतलब चार टर्म चाहिए प्रोपोर्शन के लिए, तीन टर्म प्रोपोर्शन में कैसे हो सकता है? तो हाँ, मैं बोलता हूं तीन टर्म प्रोपोर्शन में तो नहीं हो सकता, बट तीन टर्म को हम कंटिन्यूड प्रोपोर्शन बना सकते हैं। अच्छा, एक बात बताओ, तीन टर्म को कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में कब बोल सकते हैं? अगर a b और c है तो a b और c को कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में कब बोलेंगे हम? जब a is to b is equal to b is to c। तीन टर्म अगर है तो ए बी सी को कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में कब बोलेंगे? कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का a is to b equal to b is to c। तो तुम्हारा बात करेक्ट है कि ए बी सी प्रोपोर्शन में नहीं हो सकता, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में भले ही हो सकता है, a is to b equal to b is to c। तो तीन टर्म के लिए
कंटिन्यूड प्रोपोर्शन को ही हम प्रोपोर्शन बोल देते हैं फॉर 3 टर्म्स। फॉर 3 टर्म्स चाहे तुम कंटिन्यूड प्रोपोर्शन बोलो चाहे तुम प्रोपोर्शन बोलो, दोनों का मतलब क्या होता है? सेम। मतलब क्वेश्चन अगर बोलेगा कि बताओ 3 टर्म प्रोपोर्शन में कब होगा, तो तुम कंडीशन वही बोलेगा जो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का है, दैट इज a is to b equal to b is to c। a is to b equal to b is to c। yes और no एवरीवन, क्लियर है ये लो बात? पक्का 100%? चलिए लिखते हैं हम लोग इसके बारे में, इसके बारे में फटाफट लिख लेते हैं। लिखो, when a is to b equal to b is to c, when a is to b equal to b is to c, then a comma b comma c, then a comma b comma c are said to be in proportion। then a comma b comma c are said to be in proportion as well as continued proportion। क्योंकि ये कंडीशन तो किसके लिए है? कंटिन्यूड प्रोपोर्शन के लिए। तो 3 टर्म में कंटिन्यूड प्रोपोर्शन बोलो या प्रोपोर्शन बोलो, दोनों का मतलब क्या होता है? सेम। जैसे अगर हम एग्जांपल ले रहे गाइस, हम क्या ले रहे हैं? एग्जांपल। 3 टर्म है, मान लो 5, 20 और 80। 5, 20 और 80। तो 5, 20, 80 क्या है? आर इन प्रोपोर्शन एज वेल एज कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। कैसे? एज वेल एज कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। कैसे? एज, अच्छा कंटिन्यूड प्रोपोर्शन कंडीशन क्या था? फर्स्ट और सेकंड का रेशियो मस्ट बी इक्वल टू सेकंड और थर्ड का रेशियो। 3 टर्म ही तो है। तुम देखो 5:20 का वैल्यू कितना आएगा? 1:4। और 20 से कट करेंगे तभी कितना आएगा? 1:4। दोनों का वैल्यू इज इक्वल टू व्हाट? 1:4 ओनली। तो जब a is to b इक्वल टू क्या होगा? b is to c, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि वो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में। बट अगर 3 टर्म है तो 3 टर्म में चाहे तुम प्रोपोर्शन बोलो चाहे तुम कंटिन्यूड प्रोपोर्शन बोलो, दोनों का मतलब क्या होता है? सेम होता है। दोनों का मतलब सेम होता है। क्लियर है? बताइए, यहां तक सभी को क्लियर है क्या? कोई दिक्कत यहां तक? एनी इश्यूज? तो 3 टर्म प्रोपोर्शन में कब होगा? जब पहला 2 टर्म का रेशियो और सेकेंड और थर्ड टर्म का रेशियो क्या होगा? सेम होगा। तब 3 टर्म को क्या बोलेंगे? हम प्रोपोर्शन में बोलेंगे। तब 3 टर्म को प्रोपोर्शन में बोलेंगे। आई थिंक दिस इज वेरी मच क्लियर। दिस इज वेरी मच क्लियर एवरीवन। अब हम लोग आ रहे हैं टुवर्ड्स प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन, बट बिफोर दैट एक बार इसे कॉपी कर लो सब कोई। अगर किसी को कॉपी करना बचा हुआ है, कॉपी कर लेंगे, कॉपी कर लेंगे। डू इट फास्ट। डन। चले आगे। ओके, तो आगे बढ़ते अब। ध्यान दीजिए, अब हम लोग बात करें किसका? प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन। अब हम लोग प्रोपोर्शन का प्रॉपर्टीज का बात कर रहे हैं। जैसे यहां पर क्या लिखा हुआ है? इफ a कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी आर इन प्रोपोर्शन, ऑब्वियसली ये 4 टर्म प्रोपोर्शन में कब होगा? जब पहला 2 टर्म का रेशियो, जब पहला 2 टर्म का रेशियो एंड लास्ट 2 टर्म का रेशियो सेम। मतलब a is to b इक्वल टू c is to d। अच्छा, a is to b मतलब a by b और c is to d मतलब c by d। तो जब a by b इक्वल टू c by d होगा तभी ना प्रोपोर्शन में होगा ना। पहला प्रॉपर्टी जो बात करने जा रहे हैं वो क्या है? इन्वर्टेंडो। क्या नाम प्रॉपर्टी का? इन्वर्टेंडो। इनवर्स से आया इन्वर्टेंडो। तो इनवर्स करेंगे हम लोग। जैसे a by b का इनवर्स करेंगे तो क्या आएगा? b by a। और c by d का इनवर्स करेंगे तो क्या आएगा? d by c। तो यहां बोलने का मतलब क्या है कि अगर a by b इक्वल टू c by d है तो इजीली हम बोल सकते हैं ना कि b by a इक्वल टू d by c। तो यहां पर हम किए क्या है? यहां पर इन दोनों को हम रिवर्स किए हैं। इसलिए एज हम रिवर्स किए इसलिए इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है? इन्वर्टेंडो। अच्छा, ये सेम कैसे? क्योंकि समझो तुम क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो AD इक्वल टू BC होगा, और यहां भी देखो AD इक्वल टू BC तो हो रहा है, ये अलग थोड़ी ना हो गया। क्लियर है? अच्छा, अगला प्रॉपर्टी, अगला प्रॉपर्टी क्या है? कॉम्पोनेंडो। कॉम्पोनेंडो में क्या करते हैं ना,
कॉम्पोनेंटो में क्या कर, जैसे हम लोग को रेशो क्या दिया हुआ, मतलब अगर ए बी सी डी किसमें प्रोपोर्शन, मतलब ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी है ना, हम सिर्फ नीचे का बात कर रहे हैं। नीचे में क्या है, नीचे में क्या है, नीचे में यहां बी है और यहां पर नीचे में क्या है, डी है। ऊपर में क्या करें पता है, हम न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को ऐड कर दे रहे। सेम यहां पर भी न्यूमिनेटर में सी था और डिनोमिनेटर में क्या था, डी था। तो न्यूमिनेटर में क्या किए, दोनों को ऐड करके लिख दी, और नीचे में जो था वही है। मतलब बोलने का मतलब है कि अगर a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी होगा, तो a प्लस बी बाई बी मस्ट बी इक्वल टू सी प्लस डी बाई डी, मस्ट बी इक्वल टू सी प्लस डी बाई डी। समझ में आ रहा है? जैसे अगर मैं एग्जांपल ले दूंगा और क्लैरिटी मिल जाएगा कि कैसे सही हो रहा है, ये सही कैसे है, हम उसके लिए एग्जांपल एक ले लेते हैं। जैसे 3 8 12 32 मान लो, तो 3 बाई 8 और 12 बाई 32 क्या होगा, सेम होगा, पिछला एग्जांपल सेम लिए। 3 बाई 8 बोलो, ये 4 से कट, 3 बाई 12 बाई 32 भी 4 से कट करेंगे, 3 बाई 8 ही तो आएगा। तो हम यहां पे क्या बोले कि नीचे में अगर 8 है और यहां पर नीचे में क्या है 32 है, वही रहने दो, और ऊपर में दोनों क्या कर दो, ऐड कर दो। तो 3 प्लस 8 कितना हो जाएगा 11, और 12 प्लस 32 कितना हो जाएगा 44। तो मेरे बोलने का मतलब क्या था कि 11 बाई 8 विल ऑल्सो बी इक्वल टू 44 बाई 32। कैसे, अगर हम 4 से कट करेंगे तो 44 को 4 से कट करेंगे क्या आएगा 11, और 32 को 4 से कट करेंगे तो क्या आएगा 8, तो वही 11 बाई 8 आ गया ना। इसीलिए अगर a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी है, तो अगर डिनोमिनेटर को तुम वही रख दो, लेकिन न्यूमिनेटर में क्या करो, दोनों को ऐड करके लिख दो, तभी दोनों तरफ का वैल्यू क्या होगा, इक्वल ही होगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है, हम नॉर्मली ऐड कर सकते हैं। सिमिलरली जिस तरह कॉम्पोनेंटो में क्या किए थे हम लोग, न्यूमिनेटर में दोनों क्या किए थे, ऐड करके लिखे थे। डिविडेंडो में क्या होता है, वही सेम चीज कि डिनोमिनेटर वही रहने दो, डिनोमिनेटर वही रहने दो, बट इस बार क्या करो, न्यूमिनेटर में से सब्ट्रैक्ट कर लो डिनोमिनेटर को। यहां पर भी सेम चीज, न्यूमिनेटर में से सब्ट्रैक्ट कर लो किसको, डिनोमिनेटर, तभी आंसर क्या रहेगा, सेम रहेगा। जैसे अगर हम इसी एग्जांपल का बात करें, नीचे में 8 है और इधर में 32 है, न्यूमिनेटर में से 3 माइनस 8 तो -5, और 12 माइनस 32 कितना होगा -20। तो देखो यहां पर अगर 4 से कट करेंगे तो -5 बाई 8 ही तो आएगा। इसीलिए अगर तुम डिनोमिनेटर वही रखो लेकिन न्यूमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर कर लो, तब भी आंसर क्या रहेगा, सेम रहेगा। मतलब चाहे तुम क्या कर लो, चाहे तुम न्यूमिनेटर प्लस डिनोमिनेटर कर दो ऊपर में, या फिर ऊपर में न्यूमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर कर दो, दोनों का आंसर क्या रहेगा, सेम रहेगा। हाँ ये अलग बात है, अगर तुम प्लस वाला करता है तो उसका नाम क्या है, कॉम्पोनेंडो, और तुम माइनस वाला करता है तो उसका नाम क्या है, डिविडेंडो। अब एक और प्रॉपर्टी आया, क्या प्रॉपर्टी है, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। प्रॉपर्टी क्या है, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, मतलब इन दोनों का मिक्स कर दिया। अच्छा इन दोनों को अगर मिक्स करना तो एक काम करो, ये वाला पार्ट है इसको मान लो इक्वेशन 1 और ये है इक्वेशन 2। ऑब्वियसली हम दोनों को क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। अगर इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, मतलब a प्लस बी बाई बी डिवाइडेड बाई a माइनस बी बाई बी, तो क्या होगा, b और b कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, a प्लस बी बाई a माइनस बी बचेगा, और इधर में क्या बचेगा, c प्लस डी बाई सी माइनस डी बचेगा। तो हम बोलेंगे ये भी इक्वल है। मतलब बोलने का मतलब है कि अगर a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी है, देन a प्लस बी बाई a माइनस बी विल ऑल्सो बी इक्वल टू c प्लस डी बाई सी माइनस डी। जैसे अगर हम तुमको एग्जाम्पल लें, रेशियो था 3 बाई 8 और 12 बाई 32, ऊपर में क्या करें, दोनों न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर ऐड कर, 3 प्लस 8 11, और नीचे सब्ट्रैक्ट करें 3 माइनस 8 माइनस 5। सिमिलरली 12 प्लस 32 44, एंड 12 माइनस 32 कितना होता है -20। तुम देखो अगर 4 से डिवाइड करेगा, 44 को 4 से डिवाइड करो 11, और -20 को 4 से डिवाइड करो -5, तो मैच कर गया ना। इसीलिए ये प्रॉपर्टी का नाम क्या है, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, कि अगर a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी है, देन दोनों न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर का एडिशन बाय न्यूमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर विल बी इक्वल टू, सेम चीज राइट साइड में भी कर लो, बट इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो पहला प्रॉपर्टी क्या था, इन्वर्टेंडो, कि अगर a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी है तो तुम दोनों को उल्टा करके भी लिख सकते हो, तब भी आंसर क्या रहेगा, सेम रहेगा। कॉम्पोनेंटो में क्या करते हैं, नीचे जो है वो तो वही रह रहा है, ऊपर में ऐड करके लिख दो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को। डिविडेंडो में न्यूमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर कर दो ऊपर में, और नीचे जो है वही रहने दो।
कॉम्पोनेंट एंड डिविडेंड में क्या होता है, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर बाय न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर बोथ साइड, इसे क्या बोलते हैं, कॉम्पोनेंट एंड डिविडेंडो। कॉपी कर लीजिए फटाफट, कॉपी कर लेंगे। ओके नाउ नेक्स्ट, अब बात करते हैं किसका, ऑल्टरनेंडो। ऑल्टरनेंडो वर्ड जल्दी कॉपी करो फटाफट, बाकी कुछ लोगों का डू इट फास्ट। ठीक है, अब हम आगे बढ़ रहे हैं। जैसे ऑल्टरनेंडो, ऑल्टर, ऑल्टर मतलब इंटरचेंज। हम यहां क्या कर रहे हैं पता है, बी और सी का पोजीशन को इंटरचेंज कर रहे हैं। जैसे यहां पर क्या लिखा हुआ है, ए बाई बी, तो क्या कर रहे हैं, बी की जगह किसको लिख रहे हैं, सी को, और सी की जगह किसको लिख रहे हैं, बी को। तो मैंने सी और बी का पोजीशन क्या किया, ऑल्टर किया ना ऑल्टर, तब भी फर्क नहीं पड़ता ना, तब भी क्रॉस मल्टीप्लाई, यहां पे क्या हो रहा है, एडी इक्वल टू बी सी, और यहां पे एडी इक्वल टू बी सी हो रहा है। तो ये जो हम बी और सी का पोजीशन को ऑल्टर कर दिए, खाली रेशियो को इंटरचेंज नहीं किए, खाली बी और सी का पोजीशन को ऑल्टर किए, इसको बोलते हैं ऑल्टरनेंडो। किसको क्या बोलते हैं, इसको ऑल्टरनेंडो। ठीक है, प्रॉपर्टीज का नाम तुमको ध्यान रखना है। अच्छा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी का नाम क्या, एडेंडो। तुमको नाम से समझ में आ रहा है यहां पे कुछ ऐड होने वाला है। एडेंडो क्या बोलता है ना, एडेंडो बोलता है कि अगर ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी है, जो कि है यहां पर ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी, दिस विल ऑल्सो बी इक्वल टू क्या चीज, दोनों का न्यूमिनेटर का ऐड कर लो तो क्या होगा, ए प्लस सी, बाई दोनों का डिनोमिनेटर का ऐड कर लेंगे तो क्या आएगा, बी प्लस डी। एज मैंने यहां पर न्यूमिनेटर को ऐड किया और डिनोमिनेटर को ऐड किया, इसलिए प्रॉपर्टी का नाम क्या पड़ गया, एडेंडो। क्रॉस चेक करने के लिए, रेशियो तो 3/8 और 12/32, 3/8 दूसरा 12/32, दोनों तो ऑब्वियसली इक्वल है ही। ये प्रॉपर्टी क्या बोलता है, आप न्यूमिनेटर का ऐड कर सकते हो, मतलब 15 हो जाएगा, और 8 प्लस 32 कितना होगा, 40 होगा। तो मैं चीज देखो, दोनों में कॉमन फैक्टर 5 है, 15 को 5 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, और 40 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा, मैच कर गया। और ये भी 3/8 आ रहा है, समझ में आया। तो एडेंडो प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि अगर दो रेशियो इक्वल है, ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी, तब दोनों का न्यूमिनेटर को ऐड कर सकते हैं, बाई दोनों का डिनोमिनेटर को ऐड कर सकते हैं। मतलब a by b will be equal to c by d and that will also be equal to a plus c by b plus d। वैसे एक और प्रॉपर्टी है सबट्राहेंडो, क्या नाम है, सबट्राहेंडो, क्या नाम है, सबट्राहेंडो। ठीक है, सबट्राहेंडो क्या बोलता है कि अगर a by b इक्वल टू क्या है, c by d, तो दिस विल ऑल्सो बी इक्वल टू, अब सबट्रैक्ट, सबट्राहेंडो से क्या चीज का फील आ रहा है, सबट्रैक्शन का। तो अकॉर्डिंगली यहां पर क्या लिख रहे हैं, न्यूमिनेटर का सबट्रैक्शन बाई डिनोमिनेटर का सबट्रैक्शन, मतलब a माइनस सी बाई बी माइनस डी, मतलब जो वैल्यू a बाई बी का है वही वैल्यू c बाई डी, वही वैल्यू a माइनस सी बाई बी माइनस। अच्छा, चाहे तुम a माइनस सी बाई बी माइनस डी लिख, या फिर c माइनस ए बाई डी माइनस बी लिख दे, मतलब दोनों का साइड इंटरचेंज कर दे, आंसर क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। आंसर क्या रहेगा, सेम रहेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अपना क्या है, 3/8 इक्वल टू 12/32, हम क्या हो, दिस विल इक्वल टू 3 माइनस 12 कितना, -9 बाई 8 माइनस 32 कितना होगा, -24। तो देखो अगर माइनस कैंसिल कर दे तो 9/3 3 होता है, 24/3 8 होता है, 3/8 आ गया। या फिर अगर c माइनस ए कर, 12 माइनस 3 9, 24 माइनस 8 24, तो माइनस ऑटोमेटिक कैंसिल हो गया ना, तो ऑब्वियसली सेम ही होगा। तो -9 बाय -24 बोलो या 9/24 बोलो, बात तो एक ही हुआ, ठीक है ना। ये क्या हो गया, सबट्राहेंडो। अच्छा, एक चीज यहां से हम कंक्लूड कर रहे हैं, हम एडेंडो और सबट्राहेंडो से एक चीज कंक्लूड कर रहे हैं। तुम देखो एडेंडो के हिसाब से क्या था कि अगर a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी है, तो दिस विल इक्वल टू a प्लस सी बाई बी प्लस डी, बोलो हाँ कि नहीं। और सबट्राहेंडो बोलता है कि अगर a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी है, तो दिस विल ऑल्सो बी इक्वल टू a माइनस सी बाई बी माइनस डी। मतलब अगर ये दोनों रेशियो इक्वल है तो इससे इसका वैल्यू वही होगा जो ये वाला है, और अगर a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी, दिस विल ऑल्सो बी इक्वल टू दिस। दैट मीन्स व्हाट, कि ये वाला रेशियो और ये वाला रेशियो दोनों का वैल्यू क्या होगा, सेम ही होगा ना। मतलब a प्लस सी बाई बी प्लस डी विल बी इक्वल टू a माइनस सी बाई बी माइनस डी, क्योंकि जब a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी इक्वल टू ये वाला वैल्यू है, और वापस यहां भी बोल रहे a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी इक्वल टू ये वाला वैल्यू, तो ऑब्वियसली दोनों का वैल्यू सेम है, तभी दोनों केस में इक्वल हो रहा है ना। तो अगर हम एडेंडो और सबट्राहेंडो को मिक्स कर दें तो ये वाला कंक्लूजन दे सकते हैं, a प्लस सी बाई बी माइनस डी, बी प्लस डी इक्वल टू a माइनस सी बाई बी माइनस, क्योंकि देखो ना यहां पर तुम्हारा वैल्यू 15/40 आया,
और यहां पर 9/24 आया, इसका कॉमन फैक्टर निकाले 3/8, और यहां पर भी कितना आएगा 3/8। दोनों का वैल्यू सेम है कि नहीं है? दैट मींस व्हाट, a प्लस सी दोनों का न्यूमरेटर का एडिशन बाय दोनों का डिनोमिनेटर का एडिशन करो, या तुम सब्ट्रैक्शन कर लो, आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। यस और नो? सभी को एग्री कर रहे हैं? क्योंकि ऑब्वियस सा बात है कि अगर a बाई बी इक्वल टू अगर c बाई डी है, तो ऑब्वियसली इससे a प्लस सी बाई बी प्लस डी वैल्यू सेम होगा ना एडेंडो के हिसाब से, और सब्ट्रैंडो के हिसाब से a माइनस दिस विल ऑल्सो बी इक्वल टू a माइनस सी बाई बी माइनस डी, है कि नहीं? कॉपी कर लेंगे। पॉइंट नंबर 31, सभी कोई पॉइंट नंबर 31 में आ जाइए फटाफट। पॉइंट नंबर 31 में क्या लिखा हुआ है? इफ a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी इक्वल टू ई बाई एफ इक्वल टू जी बाई जी इक्वल टू आई बाई के, आई बाई जे, और इन सभी का एज सारा रेशियो सेम है, उसका वैल्यू के बोल रहे हैं, तो बोल रहा है एडेंडो के हिसाब से के का वैल्यू क्या होगा? अच्छा, इन सभी रेशियो का वैल्यू क्या बोला गया है? के। तो एडेंडो के हिसाब से तो क्या है कि अगर a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी इक्वल टू ई बाई एफ इक्वल टू जी बाई एच इक्वल टू आई बाई जे है, तो दिस विल ऑल्सो बी इक्वल टू सारा न्यूमरेटर का एडिशन, मतलब k विल बी इक्वल टू बोल सकते हैं a प्लस सी प्लस ई प्लस जी प्लस आई बाई बी प्लस डी प्लस एफ प्लस एच प्लस जे, बोल सकते हैं कि नहीं? बोलो। क्योंकि एडेंडो क्या बोलता है कि अगर a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी इक्वल टू ई बाई एफ इक्वल टू जी बाई जी इक्वल टू आई बाई जे है, जिसका वैल्यू लोग के बोल रहा है, इन सभी रेशियो का वैल्यू क्या बोला जा रहा है? के। एडेंडो के हिसाब से क्या है? इन सभी रेशियो का वैल्यू विल आल्सो बी इक्वल टू सारा न्यूमरेटर का एडिशन बाय सारा डिनोमिनेटर का एडिशन, तो वही किए, तो के का वैल्यू क्या बोल सकते हैं? सारा न्यूमरेटर का एडिशन बाय सारा डिनोमिनेटर का एडिशन, राइट? और सब्ट्राहेंडो के हिसाब से के का वैल्यू क्या बोल सकते हैं? सब्ट्राहेंडो के हिसाब से ए का के का वैल्यू क्या बोल सकते हैं? सारा न्यूमरेटर का सब्ट्रैक्शन, सारा न्यूमरेटर का सब्ट्रैक्शन बाय सारा डिनोमिनेटर का सब्ट्रैक्शन, बोलो हाँ कि नहीं? क्योंकि सब्ट्राहेंडो क्या बोलता है कि अगर a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी है, तो दैट रेशियो विल आल्सो बी इक्वल टू a माइनस सी बाई बी माइनस, सेम चीज एक्सटेंड हो गया, सेम चीज क्या हो गया? एक्सटेंड हो गया, करेक्ट? सेम चीज कैन बी एक्सटेंडेड, इज इट ओके? डन। अब जैसे यहां पे जो क्या लिखा हुआ है, एक क्वेश्चन लिया हुआ है यहां पर, इफ a by 3 equal to b by 4 equal to c by 7, then find the value of 4a plus 2b minus 3c by 5b, इसका वैल्यू निकालने बोल रहे ना। अंडरस्टैंड वन थिंग, अंडरस्टैंड वन थिंग, यहां पर क्या बोल रहा है कि a बाई 3 इक्वल टू b बाई 4 इक्वल टू व्हाट? c बाई 7। अच्छा, इन सभी का वैल्यू हम k मान सकते हैं, इन सभी का वैल्यू क्या मान सकते हैं? k। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि a बाई 3 का वैल्यू क्या है? k है ना, और हर एक रेशियो का वैल्यू k है, तो a बाई 3 का वैल्यू भी k है, तो यहां से a का वैल्यू क्या आया? 3k। सिमिलरली b बाई 4 का वैल्यू भी k हो गया, तो यहां से b का वैल्यू क्या हो गया? 4k। सिमिलरली c बाई 7 का वैल्यू भी k है, तो यहां से c का वैल्यू क्या हो गया? 7k। तो हम यहां से क्या कि a b और c का वैल्यू k के टर्म्स में निकाल लिए, कोई दिक्कत यहां तक? एकदम करेक्ट। तो अब तो 4 इंटू ए का वैल्यू कितना निकला? 3k, प्लस 2 इंटू बी का वैल्यू 4k, माइनस 3 इंटू सी का वैल्यू 7k, बाई 5b, 5 इंटू बी का वैल्यू 4k। तो ये क्या हो गया? 12k प्लस 8k माइनस 21k बाई 20k। तो 12k प्लस 8k 20k माइनस 21k, तो माइनस k बाई 20k।
यहां से k और k कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या आ गया -1/20। -1/20 चेक करेंगे, -1/20। यस और नो? पक्का क्लियर है? पक्का क्लियर है? कोई दिक्कत यहां तक? चले आगे। सबका लिखना हो गया था ना? अब जैसे इस एग्जांपल को देखो, ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है। क्या बोल रहा है? फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू 8, 12 एंड 20। ना अंडरस्टैंड, एक बात ध्यान रखना, कुछ टर्म्स का बात कर रहे हैं। जैसे अगर चार टर्म्स प्रोपोर्शन में है, चार टर्म्स प्रोपोर्शन में, ए बी सी डी प्रोपोर्शन में, तो ए को बुलाते हैं फर्स्ट प्रोपोर्शनल, बी को बुलाते हैं सेकंड प्रोपोर्शनल, सी को बुलाते हैं थर्ड प्रोपोर्शनल और डी को बुलाएंगे फोर्थ प्रोपोर्शनल। समझ में आया? डी को क्या बुलाएंगे? फोर्थ प्रोपोर्शनल। वैसे ही तुमको यहां पर फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालने बोल रहा है, मतलब प्रोपोर्शन का फोर्थ टर्म निकालने बोल रहा है, मतलब तुमको फर्स्ट सेकंड और थर्ड दिया हुआ है। इसका मतलब यहां से हम कमेंट क्या कर सकते हैं? हम यहां से बोल सकते हैं दिस मीन्स 8, 12, 20 फोर्थ तो निकालना, उसका एक्स मान लेते हैं, आर इन प्रोपोर्शन। अच्छा, चार टर्म प्रोपोर्शन में कब होता है? तो चार टर्म प्रोपोर्शन में तभी होता है व्हेन प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तुम बोले कर नहीं सर, रेशियो वाला बात था ना। देखो सम्स जब सॉल्व करेंगे ना, हमेशा ये वाला यूज करेंगे, ज्यादा इजी होता है। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम का मतलब क्या हुआ? फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लीकेशन। 8x विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स मिडिल वाला 12 इंटू 20 कितना? 240। यहां से x का वैल्यू कितना आ गया? 240 डिवाइड बाई 8 विच कम्स टू हाउ मच? 30। x का वैल्यू कितना आ गया? 30। क्लियर है? यस और नो? और हम लोग को फोर्थ प्रोपोर्शनल कोई तो x लिए थे, जो कितना आ गया? 30 आ गया। सबका हो गया क्या? सभी कोई कंफर्म करेंगे? चले आगे, साथ साथ लिख रहे हैं आप लोग भी। नेक्स्ट क्या है? फाइंड मीन प्रोपोर्शनल टू 9 एंड 25। नाउ अगेन एक और टर्म आ रहा है, आपको ध्यान होगा, जब चार, अभी मैंने बताया, जब चार टर्म प्रोपोर्शन में है तो फर्स्ट टर्म को क्या बुलाते हैं? फर्स्ट प्रोपोर्शनल, सेकंड टर्म को सेकंड प्रोपोर्शनल, थर्ड टर्म को थर्ड प्रोपोर्शनल एंड फोर्थ टर्म को फोर्थ प्रोपोर्शनल। वैसे ही हम लोग एक और चीज पढ़े थे कि तीन टर्म प्रोपोर्शन में कब होता है? जब फर्स्ट और सेकंड का रेशियो एंड सेकंड और थर्ड का रेशियो क्या होता है? सेम होता है। पढ़े थे कि नहीं? ध्यान रखना, जब तीन टर्म प्रोपोर्शन में होता है ना, तो फर्स्ट टर्म को बुलाते हैं फर्स्ट प्रोपोर्शनल, थर्ड टर्म को बुलाते हैं थर्ड प्रोपोर्शनल और सेकंड टर्म को बुलाते हैं मीन प्रोपोर्शनल। सेकंड टर्म को क्या बुलाते हैं? मीन प्रोपोर्शनल। समझ में आया? चार टर्म में क्या होता है? फर्स्ट प्रोपोर्शनल, सेकंड प्रोपोर्शनल, थर्ड प्रोपोर्शनल, फोर्थ प्रोपोर्शनल। तीन टर्म अगर प्रोपोर्शन में है तो फर्स्ट और थर्ड को फर्स्ट प्रोपोर्शनल एंड थर्ड प्रोपोर्शनल, बीच वालों को क्या बुलाते हैं? नॉट सेकंड प्रोपोर्शनल बट मीन प्रोपोर्शनल। तो जैसे यहां पर टर्म क्या यूज किया हुआ है? फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल। मीन प्रोपोर्शनल किसको बुलाते हैं? बीच वाले को। और ये मीन प्रोपोर्शनल किसमें यूज है? चार टर्म वाले में कि तीन टर्म वाले में? तीन टर्म वाले में यूज है। तो तुमको दो टर्म दिया हुआ है और तुमसे मीन पूछा, मीन मतलब सेकंड टर्म पूछ रहा है, मतलब तुमको फर्स्ट और थर्ड दिया हुआ है। तुमको क्या दिया? फर्स्ट और थर्ड, और तुमको सेकंड निकालना है। यस और नो? सभी को बताएंगे यस और नो? पक्का क्लियर है सभी को? मीन प्रोपोर्शनल निकालना है, सेकंड निकालना है, सेकंड का एक्स मान लो, मतलब ये फर्स्ट है, पहला वाला फर्स्ट है और दूसरा जो दिया हुआ है वो थर्ड। अब एक बात बताओ, थोड़ा सा कंक्लूड करते एक चीज,
एक चीज कंक्लूड करेंगे क्या, ध्यान देना, तीन टर्म प्रोपोर्शन में कब होगा, जब फर्स्ट और सेकंड का रेशियो इज इक्वल टू सेकंड और थर्ड का रेशियो। तुम देखो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 इंटू 25। समझ आ रहा है, मतलब यहां पे हुआ क्या, एक्स स्क्वायर कैसे आए, बीच वाले का स्क्वायर हुआ। तो पता है तीन टर्म प्रोपोर्शन में कब बोलेंगे, स्क्वायर ऑफ मिडिल टर्म, स्क्वायर ऑफ मिडिल टर्म इक्वल टू 9 और 25 क्या एक्सट्रीम टर्म्स है, इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। तो ये तुमको ध्यान रखना है, ये तुमको ध्यान रखना है क्या, चार टर्म प्रोपोर्शन के लिए क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, और तीन टर्म अगर प्रोपोर्शन में तो क्या बोलते हैं, स्क्वायर ऑफ द मिडिल टर्म इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द एक्सट्रीम्स। तो तीन टर्म प्रोपोर्शन में कब होता है, जब फर्स्ट और सेकंड का रेशियो इज इक्वल टू सेकंड और थर्ड का रेशियो। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 इंटू 25, तो यहां सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि हम लोग अल्टीमेटली मीन प्रोपोर्शनल निकालना था। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना आया 225, तो यहां से x इक्वल टू क्या होगा, रूट ओवर ऑफ 225 which comes to how much 15, which comes to how much 15। क्लियर है, तो यहां पर मीन प्रोपोर्शनल कितना आ गया 15 आ गया, यहां पर मीन प्रोपोर्शनल कितना आया 15 आया। पक्का एवरीवन, कोई दिक्कत, वन लास्ट पॉइंट वाइंड अप टुडेस क्लास, वन लास्ट पॉइंट वाइंड अप टुडेस क्लास गाइस। ऑल्दो ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कोई नया बात नहीं है। जैसे यहां बोल रहे चार क्वांटिटीज प्रोपोर्शन में है, सब में देखो चार चार क्वांटिटी है, चार 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 चार, तुमको निकालना क्या है, इसमें से k का वैल्यू निकालना है। जैसे पहले वाले में 8 9 k और 63 प्रोपोर्शन में k निकालना है, मतलब क्या हुआ, थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना है। अच्छा चार टर्म का रूल क्या है, तो चार टर्म का रूल है कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, मतलब मीन मतलब सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म का मल्टीप्लीकेशन शुड बी इक्वल टू फर्स्ट टर्म और फोर्थ टर्म का मल्टीप्लीकेशन, है कि नहीं। तो यहां से क्या होगा, तो 9k इक्वल टू क्या होगा, 8 इंटू 63 कितना आ रहा है 504, यहां से k इक्वल टू क्या होगा 504 बाई 9, 9k इक्वल टू 504 है तो k इक्वल टू कितना आएगा 56 आएगा, कितना आएगा 56। क्वेश्चन k तो निकालने बोला था, ठीक है। वैसे अगला क्वेश्चन क्या है, 58 माइनस 3k 28 85, 58 माइनस 3k 28 85। अगेन वही रूल, चार टर्म प्रोपोर्शन में कब होता है, जब प्रोडक्ट ऑफ मीन मतलब सेकेंड टर्म इंटू थर्ड टर्म इक्वल टू फर्स्ट टर्म इंटू फोर्थ टर्म, है कि नहीं। तो यहां से क्या होगा, माइनस 84k इक्वल टू कितना आएगा सर 58 इंटू 85, ये तो लंबा कैलकुलेशन हो गया। तो 58 इंटू 85 कितना आ रहा है 4930, तो यहां से k इक्वल टू कितना आएगा 4930 बाई माइनस 84। अच्छा माइनस को नीचे से हटाकर ऊपर लिख सकते हैं, तो 4930 बाई 84 कितना आ रहा है, डेसिमल में आ रहा है, तो माइनस कितना हो गया 58.69047, 69047 ठीक है ना। तो माइनस 58.690476, इस तरह से k का वैल्यू निकाल लिया, करेक्ट। सिमिलरली अगेन ये चार टर्म में 36 62k और 98, तो प्रोडक्ट ऑफ एक्स मींस बीच का दोनों टर्म 60 इंटू 2k इक्वल टू 36 इंटू 98, तो यहां से क्या हो गया 120k इक्वल टू कितना आ रहा है 36 इंटू 98 करना होगा, 36 इंटू 98 दैट कम्स 3528,
तो k इक्वल टू 3528 को डिवाइड करना होगा 120 से, इट कम्स टू 29.4. इट कम्स टू हाउ मच? 29.4. क्लियर एवरीवन? वैसे एक और एग्जांपल है, -3 के 86, 25, 63 है कि नहीं? तो राजा बेटा लोग फटाफट बताइए कैसे करेंगे? चार टर्म है तो फर्स्ट टर्म इंटू फोर्थ टर्म, तो -3 के इंटू 63 इक्वल टू 86 इंटू 25, तो हो गया -189 के इक्वल टू 86 इंटू 25. तो कैलकुलेटर करना होगा, 86 इंटू 25 2150, के इक्वल टू -2150 बाई 189, 2150 बाई 189 -11.37566, तो -11.37566. यस और नो बताएंगे? क्या ये क्वेश्चन क्लियर है? क्या ये क्वेश्चन क्लियर है सभी को? इन चारों क्वेश्चन में कोई दिक्कत? आप लोग को ध्यान होगा हम लोग का चैप्टर का नाम था रेशियो, प्रोपोर्शन, इंडिसेस एंड लॉगरिथम. लास्ट क्लास में आपको मैंने आइडिया रेशियो का दिया था, साथ में प्रोपोर्शन स्टार्ट भी हुआ था, और आज के क्लास में मैंने आपको प्रोपोर्शन का आइडिया दिया है. हम लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन अभी मैंने आपको आइडिया दिया है प्रोपोर्शन का. नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे रिगार्डिंग इंडिसेस. इंडिसेस क्या होता है, कैसे होता है, उसको लेकर अपना डिस्कशन होने वाला अगले लेक्चर में. तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए सो दैट आपको इंडिसेस का भी पूरा नॉलेज मिल जाए थ्रू आवर सेशंस. So hope to meet you all in lecture number 4, where हम लोग डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग इंडिसेस. बहुत ही मजेदार टॉपिक है, बहुत ही गजब का टॉपिक है इंडिसेस. उसका डिस्कशन करेंगे अगले लेक्चर में. टिल देन टेक केयर. जय हिंद, जय भारत. मिलते हैं अगले लेक्चर में. दैट्स ऑल. थैंक यू.